जैसे हम कल आप लोगों को पढ़ाए थे रुधिराणु यानी कॉर्पल्स, तो कॉर्पल्स में क्या क्या था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 प्रकार के कण थे। और आज पढ़ाएंगे आप लोग को क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का जमना या फिर रक्त का जमना, है ना। तो ये देखो, रक्त का थक्का विटामिन के कारण जमता है और इन सब का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे देखो, और एक बात, ब्लड जमने की क्रिया को कॉस्टिंग प्रेशर कहते हैं, है ना, प्रोसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये 4 मिनट में रक्त का थक्का, अगर यदि कहीं चोट लग जाता है तो 4 मिनट में क्या होता है, रक्त जम जाता है। तो और 4 स्टेप में पूरा भी हो जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखो, थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी ये प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लेटलेट्स होता है। ये अगर वायु के संपर्क में आ गया, यदि ये आता है वायु के संपर्क में, तो क्या बन जाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। जब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बना तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनने के बाद ये थ्रोम्बोप्लास्टिन ये कैल्शियम को कहता है, कैल्शियम को बता देता है कि थक्का जमाना है। तो ये कैल्शियम कहता है कि मैं कैसे थक्का जमाऊं, है ना, ये बोलता है कि मैं कैसे थक्का जमाऊं। तो ये दोनों मिलकर प्रोथ्रोम्बिन ये आप समझ सकते हैं कि ये सोया हुआ रहता है। तो ये दोनों मिलकर जाते हैं, इसको जगाते हैं। तो ये जब उठ जाता है, जब उठने के बाद ये क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। तो ये जब थ्रोम्बिन बन गया तो ये समझ गया कि कहीं कटा है, हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं कटा है। तो ये इसे पता चल गया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन आता है तीसरे स्टेप में आता है। तो ये फाइब्रिनोजेन के साथ इसको फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करता है, थ्रोम्बिन इसको एक्टिव करता है। और इसी फाइब्रिनोजेन का ही सबसे मेन काम होता है, क्योंकि अभी तक तो एक दूसरे के माध्यम से बताते जा रहे थे तो कहाँ पहुँचे, प्रोथ्रोम्बिन के पास। तो जब ये उठ गया तो बन गया थ्रोम्बिन। तो अब आकर ये फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर देता है। जब ये फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर दिया तो बन गया फाइब्रिन। अब यहीं से स्टार्ट होगा। चौथे नंबर पर जब ये फाइब्रिन बन गया तो ये फाइब्रिन होता है, ये इसकी आकृति एक जालीनुमा होती है, जालीनुमा होती है। जालीनुमा यानी कि जैसे इस प्रकार से रहता है जालीनुमा इसकी आकृति। जहाँ हमारे बॉडी में कहीं चोट लगा है तो ये फाइब्रिन आकर वहीं पर चिपक जाता है। अगर चिपक गया तो बाद में प्लस में रुधिराणु, इसका मतलब हुआ कि जब ये फाइब्रिन जब आकर उसी हमारे चोट पर चिपक गया तो ये आकर उस पर बैठ जाता है। जब ये जाली जब बैठ गया, कहीं भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि नाली है, कहीं नाली है, उस पर अगर कुछ रख दो, यानी कि कुछ भी रख सकते हो। तो जैसे उस पानी आ रहा है उसमें तो पूरा वो कबाड़ तो आकर उसमें चिपक जाएगा, तो पानी कहाँ आ पाएगा। तो ये जाली का कार्य होता है कि उसी चोट पर ये आकर बैठ जाता है। तो उसमें से रुधिराणु यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये सारे इसी जाली में आकर चिपक जाते हैं, ये फंस जाता है। जब फंस गया तो इसमें प्लाज्मा इससे प्लाज्मा निकल ही नहीं पाएगा। जब प्लाज्मा अंदर से बाहर आ नहीं पाएगा तो पपड़ी नुमा एक संरचना बन जाता है। तो उसी को कहते हैं कि रक्त का थक्का जम गया। तो कहाँ से, फाइब्रिन की आकृति जालीनुमा होती है, वहाँ से तो अभी आते हुए आ रहा था यहाँ फाइब्रिन के पास ही इसका समस्या का हल होता है। तो ये जालीनुमा होता है। जब उस हमारे चोट पर आ गया तो इसी जाली में आकर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के कण आकर चिपक जाते हैं, जिससे कि प्लाज्मा बाहर आ नहीं पाता। प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म होता है। तो आप लोग इतना समझ गए कि क्या होता है, एक बार और देख लो। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी रक्त का थक्का जमना। तो इसमें ये आप एक बात बताओ, प्लाज्मा, हम अभी नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में क्या बताए थे कि प्लाज्मा प्लेटलेट्स का ही कार्य होता है कि रक्त को थक्का बनाकर वहाँ पर जमाना, है ना। तो इससे कि हमारा ब्लड बाहर आ नहीं पाता। तो
कि आरबीसी का तो काम होगा नहीं, रुधिराणु में आरबीसी का कार्य तो होगा नहीं, डब्ल्यूबीसी का कार्य होगा नहीं, प्लेटलेट्स, तो प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक मिनट, इसको यहाँ पर थ्रोम्बोसाइट होता है ना, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट क्योंकि ये थ्रोम्बोसाइट, इसको प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। जब ये थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आएगा तभी तो थ्रोम्बोप्लास्टिन होगा। यहाँ हम गलती से लिख दिए थे थ्रोम्बोप्लास्टिन, लेकिन ये होता है थ्रोम्बोसाइट, क्योंकि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम ही होता है थ्रोम्बोसाइट। जब ये वायु के संपर्क में आएगा तब बनेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव करता है। तो जब ये एक्टिव हो गया तो बन गया थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन आकर फाइब्रिनोजेन को एक्टिव करता है। जब ये इसको एक्टिव कर दिया तो फाइब्रिन बन गया। अब यही फाइब्रिन का कार्य होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ तो समझ ही गए हो कि ये जालीनुमा होता है, इसी में आकर रुधिराणु के कण चिपक जाते हैं। चिपक गए तो प्लाज्मा एक लिक्विड फॉर्म होता है, वो बाहर नहीं आ पाएगा। जब वो आ नहीं पाएगा तो यहाँ रक्त का थक्का होना यानी कि हो जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो आप लोगों ने देखा पहले हमने क्या बताया और कि ब्लड कैसे जमता है, लेकिन अब एक बात समझने की बात है कि अगर हर जगह यदि शरीर के बाहर अगर चोट लग गई शरीर के बाहर तो ब्लड तो जमना चाहिए, लेकिन अगर हमारे बॉडी में ही अंदर ही अगर ब्लड जम गया तो क्या होगा, तो उससे यानी कि हमारे बॉडी में रुधिर के जमने के लिए अगर कुछ तो होना चाहिए। और देखो क्या होता है, वही चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि जैसे देखिए ये रुधिराणु यानी कि रक्त का थक्का जमाने में क्या कार्य कर रहा है, ना तो आरबीसी कार्य कर रहा है ना डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स कार्य कर रहा है। और प्रोटीन क्या कार्य कर रहा है, प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन कार्य करता है। और ये कहाँ होता है, उसमें आपको बताए थे प्लाज्मा में ये अगर ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ना हो तो प्लाज्मा तो वैसे भी पीला होता है, प्लाज्मा का रंग और भी पीला हो जाता है। तो ये एक प्रोटीन है और ये रक्त का थक्का जमने में भी कार्य करता है। और इसमें रक्त का थक्का जमाने में धातु यानी तत्व, कौन सा तत्व यूज़ कर रहे थे, ये कैल्शियम था और विटामिन के था। विटामिन के एक ये हेल्पफुल तो होता है, लेकिन इसका एक निगेटिव पॉइंट भी होता है कि यदि ब्लड शरीर के अंदर ही जमना स्टार्ट हो गया, तो यदि ब्लड मान लीजिए हमारे शरीर के अंदर की नसों में अगर थक्का बन गया थक्का, तो ये जैसे हमारा प्रेशर 120 की स्पीड में होता है, तो रक्त का थक्का अगर यहीं कहीं जम गया हमारे शरीर के अंदर में तो रक्त का प्रेशर इतना होता है 120, इतना हाई होता है। अगर वो इतने हाई प्रेशर से अगर बहेगा अगर हमारा ब्लड तो फट जाएगी, नसें फट जाती हैं। और ये सबसे ज़्यादा होता है ब्रेन की नसों में, क्योंकि वहाँ पर बहुत पतली होती हैं नसें। तो एक तो वैसे भी पतली होती हैं, वहाँ अगर जम गया तो बहुत ही। और एक यहाँ पर अगर यदि ब्लड प्रेशर जैसे कि नस फट जाता है, तो इस नस के फट जाने से क्या होता है, हेमरेन होता है। हेमरेन प्रकार का एक रोग हो जाता है। तो नस के फटने को हेमरेज कहते हैं। और देखो ये चारों मिलकर रक्त को जमाने का कार्य करते हैं। तो अगर हमारे शरीर में रक्त जम गया तो उसको बचाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो हेपरिन एक प्रकार का है, इसे कहते हैं एंटीक्लॉटिन। हेपरिन है, ये चारों मिलकर कहते हैं कि हम रक्त को जमाएंगे। और ये हेपरिन कहता है कि हमारे रहते हुए कोई भी नहीं जमा सकता। तो ये जब तक है हमारे शरीर में, जब तक हेपरिन है तब तक हमारे बॉडी में ब्लड नहीं जम सकता। तो लेकिन इस हेपरिन के साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। अगर ये हेपरिन वायु के संपर्क में आएगा,
ये हेपरिन वहीं मर जाता है। जहाँ अगर हेपरिन मर गया तो ये सारे मिलकर रक्त को जमाने का कार्य कर देते हैं। देखिए, जब अगर हमारे बॉडी में कहीं अगर चोट लग जाती है तो हेपरिन वहाँ वायु के संपर्क में आ जाता है। तो जैसे हम हेपरिन वायु के संपर्क में आकर मर जाता है। जैसे कि हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाता है तो वहाँ कैसे जम जाता है ब्लड, तो वहाँ का हेपरिन जो होता है वो नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तभी तो वहाँ का जो ब्लड होता है वो जम जाता है। और यहाँ एक बात आई है, यदि जैसे मान लीजिए आप लोग मेडिकल में गए तो वहाँ जैसे डॉक्टर लोग इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन को पहले वो ऐसे करके उसका वायु यानी हवा निकालते, थोड़ा दवा भी निकाल देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर वायु रहता है। अगर वो डायरेक्ट ही लगा देते हैं तो वहाँ का हेपरिन मर जाएगा और ये सारों मिलकर वहाँ का ब्लड जमा देंगे, तभी तो दर्द होता है। तो कहते हैं कि जाते हैं तो फिर दोबारा कहते हैं कि डॉक्टर यहाँ दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर अपनी गलती छुपाने के लिए ये तो कहेंगे नहीं कि मैंने गलती किया, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर गर्म पानी वगैरह से मालिश करो तो सही हो जाएगा। लेकिन वो गलती किए हैं, क्या गलती किए हैं कि वहाँ उस इंजेक्शन में जो वायु था वहाँ का वायु नहीं निकाले हैं। तो इसीलिए सारे डॉक्टर होते हैं वो बिना वायु के निकाले नहीं इंजेक्शन लगाते। इसी प्रकार यदि ग्लूकोज वगैरह चढ़ता है तो उसमें आप देखे होंगे कि कभी भी ग्लूकोज चढ़ता है जब, तो थोड़ा अगर दवा रह जाता है तो क्यों निकाल लेते हैं। और वहाँ एक न एक नर्स ज़रूर रहती है, क्योंकि अगर वो मान लीजिए चली गई कहीं और, तो वहाँ अगर यदि थोड़ा दवा अगर बचा रहता है तो कहीं नहीं जाती, कि अगर हम कहीं और चले जाएंगे तो ये दवा तो जाएगा, लेकिन उसके साथ जो उसमें तो कुछ ज़्यादा ही वायु रहता है। अगर उसमें दवा जैसे उसमें का वायु अगर उस पेशेंट के अंदर चला गया तो फिर तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पूरे वहाँ वायु इतना ज़्यादा रहता है कि पूरे बॉडी में वायु पहुँच जाएगा, तब पूरे ही बॉडी का हेपरिन जो होता है वो तो मर जाएगा, क्योंकि वो वायु के संपर्क में आ गया है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर थोड़ी दवा बच जाती है तो उसको निकाल दिया जाता है, वो फिर नहीं चढ़ाया जाता कि थोड़ा भी वायु हमारे बॉडी में इंटर ना करे। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। और देखो हीमोफीलिया एक बीमारी होती है, इसमें हेपरिन इतना एक्टिव हो जाता है कि ब्लड को जमने ही नहीं देता। कौन सी बीमारी? हीमोफीलिया एक प्रकार की बीमारी होती है। अगर ये हमारे बॉडी में अगर आ जाता है ये बीमारी, तो इसमें इतना ये हेपरिन जो होता है इतना ज़्यादा एक्टिव हो जाता है कि ये जमने, अगर कट भी जाता है, अगर कहीं मान लीजिए कहीं कट गया हमारे बॉडी में, तो वहाँ पर ये इतना एक्टिव हो जाता है कि ये मरता ही नहीं है। तो ये जमाने ही नहीं देता है इन सबको, यानी कि ब्लड को जमने नहीं देगा। जब जमने नहीं देगा तो ब्लड हमारा हमेशा कंटिन्यू बहता रहेगा। तो इस हीमोफीलिया में यही होता है कि ब्लड को जमने नहीं देता। और देखो ये जो एक थी इंग्लैंड की महारानी, उनसे ही ये क्या हुआ, इंग्लैंड की महारानी से ये जो हीमोफीलिया नामक बीमारी है ये इंग्लैंड की महारानी से ही स्टार्ट हुआ था। ये एक आनुवांशिक बीमारी होता है ना। तो देखो ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और ये हेपरिन, ये तीनों लीवर में रहते हैं। तीनों चीज़ ये लीवर में रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के अपोजिट क्यों रहते हैं? ये तो कहता है कि हम जमाएंगे, ब्लड को जमाएंगे, ये कहता है कि हम नहीं जमाएंगे। ये तीनों रहता है अपोजिट, लेकिन रहता है लीवर में। तो आई होप आप लोगों को ये आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करना, जो भी डाउट लगे कमेंट कर देना। थैंक यू।